मैं जो है पिछले वीडियो में जो है आपको अर्थशास्त्र से संबंधित जो है वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया है उसके विषय में मैं बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वस्तुएं अर्थशास्त्र की कैटेगरी में जो है सार्वजनिक होती हैं, निजी होती है, मिश्रित होती है, मेरिट होती है, स्थानीय होती है, सफेद होती है, नारंगी होती है, पीली होती है, भूरी होती है, गिफिन होती है, इंफीरियर होती है, स्थानापन्न होती है, पूरक होती है। यानी 13 टाइप की वस्तुएं अर्थशास्त्र के विषय के अंतर्गत बताया गया है। अब इस गिफिन, भूरी, पीली, नारंगी, सफेद, स्थानीय, मेरिट, मिश्रित, निजी, सार्वजनिक, स्थानापन्न, पूरक, इसका अर्थ ही स्पेशल टाइप का है। तो इसको मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूं और यह टॉपिक यही खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। एक कृषि एक टॉपिक है जो आईएएस की परीक्षा में कृषि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और इसको अगर जानकारी, कंसेप्चुअल जानकारी अगर किसी को हो जाए, किसी स्टूडेंट को, तो इस टॉपिक से अगर सवाल आएंगे तो उनको जो है बड़ी मदद मिलेगी और सवाल बड़ी आसानी से लेंगे। और साथ ही साथ कृषि एक ऐसा विषय बिंदु है कि जो आज पूरे देश और विश्व में हंगामा मचा हुआ है। इसीलिए इस कृषि पर हमारे विद्यार्थी जो होंगे, जो तैयारी के मूड में है, इसको जरूर जानेंगे, समझेंगे, बुझेंगे और याद करेंगे। मेरा अनुरोध है कि मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी गोरिया कोठी सिवान अपने बहुमूल्य समय को आपको देता हूं। इसको आप इस समय को आप जरूर अचीव करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, कृषि क्या है? तो सबसे पहले आप कृषि के विषय में जाना कि कृषि क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में केवल कृषि से जो है भारतवासियों को 49% रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसलिए इस भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारशिला कहा जाता है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्रक है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से तात्पर्य संबद्ध क्षेत्र से कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, उत्खनन आदि से है। तो अब हम आपको बतावें कि आपको जो है हम पहले बता चुके थे कि जो है
कृषि के या किसी भी अर्थव्यवस्था के जो है आपके 5 नियामक क्षेत्र हैं। पहला प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रिपल सेक्टर, फोर्थ सेक्टर और फिफ्थ सेक्टर। तो हम जो है प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि ही मानते हैं। तो आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा का जो जन्म होता है, मुद्रा का संरचना होता है, उस मुद्रा के संरचना में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि न रहे तो भारत में अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। तो भारत में केवल कृषि जो है ये द्वारा भारतवासियों को 49% यानी 49% रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसीलिए जो है कृषि जो है भारत के अर्थव्यवस्था का आधारशिला है। शिला माने पत्थर होता है, आधार माने बेस होता है, बुनियाद होती है। अगर यह बुनियाद, यह पत्थर ढह जाएगी जिस दिन, उस दिन भारत में 100% बेरोजगारी हो जाएगी और एक इंसान दूसरे इंसान को खाने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसलिए इस चीज को हमारे इस आईएएस के सिलेबस में रखा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को हमारे जो आईएएस हैं पढ़ के आवे, एसपी बने, कलेक्टर बने और भारत की अर्थव्यवस्था के आधारशिला को समझें और मंत्रियों को और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों और नेताओं को इस अर्थव्यवस्था के विषय में समझाएंगे। वही डायरेक्टर बनते हैं आईएएस। तो इसीलिए इस चीज को आईएएस के सिलेबस में रखा गया। तो आप समझ गए कि भारत में कृषि किसे कहते हैं। तो भारत में कृषि है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में वह कृषि भारतवासियों के लिए 49% रोजगार के अवसर देती है। इसलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारशिला कहा जाता है। अब आइए, कृषि क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य और प्रथम क्षेत्रक है, प्राथमिक सेक्टर है। और कहीं भी प्राथमिक जो चीजें होती है वो बुनियादी होती है। तो बुनियादी चीज को समझना बड़ी जरूरी है। इसलिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से मतलब यह होता है कि कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, उत्खनन, ये सारे चीजें, इस सारे चीजों का आधार पर ही भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और इसीलिए आजकल भारत में जन आंदोलन कृषि को लेकर के ही हो रहा है। तो आपसे अगर ज्वलन समस्या के रूप में पूछा जाए अगर सिविल सर्विस की परीक्षा में कि आप जो है जो 150 शब्द कृषि पर लिखिए कि भारत में कृषि की ज्वलन समस्याएं हैं, 150 शब्द में इसका जो है महत्व दर्शाइए। तो आपको जब जाने रहिएगा तभी ना भारत में कृषि की महत्ता को बताइएगा। इसीलिए भारत के सिलेबस में, आईएएस के सिलेबस में इसको रखा गया। अब आइए, हम कृषि के विषय में जान गए। अब आइए, कृषि का क्या इंपॉर्टेंसी है, क्या महत्व है, आइए उस पर चलते हैं। नंबर 1, औद्योगिक क्षेत्र है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में कृषि का योगदान, पहला महत्व तो यही है कि जितने भी भारतीय उद्योगों का विकास, जो भारत में उद्योग हैं, भारतीय उद्योगों का विकास काफी कृषि पर ही निर्भर है। कृषि पर ही निर्भर है। देश की अधिकांश उद्योग चीनी उद्योग, जैसे चीनी उद्योग, पटसन, खाद्य उद्योग
आदि प्रसंस्करण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि की उत्पादकता एवं उसके विकास पर ही निर्भर करते हैं यानी कहने का मतलब औद्योगिक जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र किसी भी क्षेत्र का उद्योग है, वह कृषि पर ही निर्भर है। अगर कृषि ना रहे तो भारतीय उद्योगों का मटिया पलिट हो जाएगा। कोई भी उद्योग भारत में चल ही नहीं सकता है। और जब उद्योग नहीं चलेंगे तो आधुनिकता की श्रेणी में नहीं आइएगा, किसी देश से हाथ मिलाने लायक नहीं रहिएगा। इसलिए कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योग जितने बनते हैं तो उसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि ये उद्योगों का जन्म, उद्योगों की जननी कृषि है। कृषि एक जननी उसे कहते हैं जिससे किसी चीज की पैदाइशी होती है, तो कृषि से उद्योगों की पैदाइशी होती, जन्म होता है। इसीलिए कृषि को देवता ही मानिए, और देवता है ही। इसमें मानना क्या है, जो देता है वही देवता है। तो कृषि देती है, क्या देती है? उद्योग की संरचनाओं को बढ़ावा देती है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का बढ़ावा देती है। तो भारतीय उद्योग के विकास में काफी कृषि काफी कृषि पर ही निर्भर है। देश की अधिकांश उद्योग, जैसे चीनी का उद्योग ले लीजिए, अगर कृषि न रहे तो चीनी किसी को मिलेगा नहीं खाने के लिए देश में, और न निर्यात होगा, न उसे पैसे आएंगे, न देश में आर्थिक जो है प्रगति, जीडीपी बढ़ेगा। और उद्योग पटसन हो गया, अगर हमारा कृषि न रहे तो पेटुआ उटुआ का जो आप लोग देखते हैं, जितना सुतरी उतरी, जितना रस्सी उसी, जितना कपड़े उपड़े, जितने बढ़िया बढ़िया कपड़े, सब इसी से होते हैं, पटसन से। और खाद्य उद्योग, जितना खाद्य सामग्री आप खाते पीते हैं, अगर ये कृषि न रहता को सोना चांदी हीरा जवाहरात और क्या क्या होते हैं, मोती मूंगा क्या क्या होते हैं, वो खा करके कोई एक तनी मूंगा तो खा के पचा ले मर जाएगा, अगर कोई हीरा खा के पचा ले मर जाएगा, अगर मोती कोई खा के पचा ले मर जाएगा, लेकिन बिना खाद के जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए खाद की जितनी सामग्रियां हैं इसको गिनाया ही नहीं जा सकता है। जब जब जरूरत पड़ती है आत्मा की कि ये चीज खाएंगे, वह कृषि से ही मिलती है। तो इसलिए चीनी उद्योग, पटसन उद्योग और खाद्य आदि प्रसंस्करण प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से कृषि की उत्पादकता एवं उसके विकास पर ही निर्भर है। अगर किसी भी देश का राजा, किसी भी देश का शासक अगर कृषि पर ध्यान नहीं दिया तो उसके राज का विनाश असंभावी है। इसीलिए आईएएस के सिलेबस में कृषि को रखा गया है कि हमारे आईएएस में बनने वाले बच्चे पढ़ के आईएएस पास करके आएंगे तो कृषि के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि में विकास करने के लिए तरह तरह के बढ़िया बढ़िया गुणात्मक नीतियां बनाएंगे और मंत्रियों को बताएंगे ऐसे ऐसे काम करिए, कृषि का विकास हो जाएगा। जब कृषि का विकास होगा तो भारत का विकास होता हो जाएगा। तो यही बात है, औद्योगिक क्षेत्र में कृषि के योगदान का इतनी महत्ता है। और साथ साथ ये भी हम आपको बताते हैं कि उपर्युक्त क्षेत्र की संख्या में रोजगार भी प्रदत्त करते हैं। उपर्युक्त ये कृषि की देन है कि उपर्युक्त क्षेत्रों, किस क्षेत्रों उपर्युक्त, औद्योगिक में कृषि के योगदान में उपर्युक्त क्षेत्रों में बड़ी संख्या में, उपर्युक्त क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार भी प्रदत्त करते हैं, रोजगार भी प्रदत्त करते हैं और वस्तुओं के निर्यात के द्वारा वस्तुओं के निर्यात के द्वारा व्यापक
व्यापक मात्रा में विदेशी मुद्रा को अर्जित करते हैं। मात्रा में विदेशी मुद्रा को अर्जित करते हैं। विदेशी मुद्रा को अर्जित करते हैं। यह कृषि की महत्ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में कृषि के योगदान के परिप्रेक्ष्य में कहना यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में कृषि न रहे तो औद्योगिक क्षेत्र में कोई विकास नहीं होगा, कोई कल कारखाने नहीं लगेंगे, और जब कल कारखाने नहीं लगेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए कृषि की महत्ता इतनी महत्वपूर्ण है औद्योगिक क्षेत्र में कि जब कृषि आगे बढ़ेगी तो कल कारखाने बनेंगे तो रोजगार मिलेंगे और बेरोजगारी की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। और वस्तुओं को अपने देश में कृषि के माध्यम से औद्योगिक तरीके से उसको बना करके दूसरों देशों में सप्लाई किया जाएगा और वहां की मुद्रा अपने यहाँ कलेक्ट किया जाएगा। हमारा देश धनी की कैटेगरी में आ जाएगा और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। तो उपर्युक्त क्षेत्र तो ये आपको मैं कृषि की महत्ता के विषय में बता दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कृषि का योगदान इतना है। अगर कृषि न रहे तो उद्योग का जन्म ही नहीं होगा और राजा बड़ी बड़ी फिलॉसफी करके और कोई भी बड़ी बड़ी बातें करके कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी हैं। अगर किसी शरीर की रीढ़ की हड्डी में बीमारी लग जाए तो शरीर पतली दुबली हो करके एक दिन मर जाएगी। ठीक उसी तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ानी है तो उसके कृषि व्यवस्था को एकदम समुन्नत अवस्था में लाना होगा, तभी देश की हालत ठीक होगी और सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का कल्याण संभव है। तो औद्योगिक क्षेत्र में कृषि के योगदान की महत्ता के बिंदु पर हमने चर्चा किया। आइए राष्ट्रीय आय की वृद्धि में योगदान। 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 कृषि किसी भी राष्ट्रीय आय का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। प्रारंभ से ही देश के आर्थिक विकास में इसका प्रमुख योगदान रहा है। इसका प्रमुख योगदान रहा है। स्वतंत्रता के बाद इसमें सतत रूप से गिरावट आई है। स्वतंत्रता के बाद इसमें सतत रूप से गिरावट आई है। यह स्थिति इसके पिछड़ेपन के कारण नहीं, यह स्थिति इसके पिछड़ेपन
का कारण नहीं, यह स्थिति इसके पिछड़ेपन का कारण नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण, बल्कि अन्य क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण उत्पन्न हुई है। आइए, राष्ट्रीय आय की वृद्धि में योगदान। जिस तरह से एक परिवार की आय के वृद्धि में कृषि योगदान देती है, उसी तरह से राष्ट्रीय आय, इनकम, कमाई में वृद्धि तभी होगी जब कृषि समुन्नत अवस्था में रहेगी। अगर कृषि समुन्नत अवस्था में नहीं रही तो उस राष्ट्र की आय या कमाई कभी बढ़ ही नहीं सकती है। कृषि किसी भी राष्ट्रीय आय की प्रमुख स्रोत है, यानी स्रोत यानी साधन। अगर साधन ना हो तो आपके साध्य पूरा हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है कृषि किसी भी राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। किसी भी देश का लिए, विश्व के किसी भी देशों में अगर जिन लोगों की कृषि पीछे है, उन लोगों का सारा विकास पीछे है। तो प्रारंभ से ही देश के आर्थिक विकास में इसका प्रमुख योगदान रहा है। प्रारंभ से मतलब क्या? जब संदैव सभ्यता, जब मानव सभ्यता जो है जन्म ली, जब नर बानर के बाद मानव की एक सभ्यता बनी, एक मानव जन्म लिया इस प्रकृति की गोद से, उसी समय से कृषि प्रारंभ हुई और यह मानव उसी समय से कृषि का आविष्कार किया और उसी कृषि के माध्यम से अपना जो है मुद्राओं को जन्म दिया। मुद्राएं विभिन्न रूप से रही, यही इसका मतलब हुआ। यानी प्रारंभ से ईसा के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और आज तक कृषि ही आर्थिक विकास का प्रमुख साधन रही है। स्वतंत्रता के बाद सतत इस कृषि में गिरावट आई है। स्वतंत्रता के बाद भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं कि कृषि में स्वतंत्रता के 1947 के बाद, 1947 के पहले कृषि बहुत अच्छी थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने कृषि को रौंद डाला, उसका खून चूस लिया, इस किसानों का खून चूस लिया, कृषि को नष्ट कर दिया अपने उद्योगों के विकास के लिए, उसी समय से भारत की कृषि व्यवस्था लुंज पुंज हो गई और आज भी उसमें गिरावट आ गई है। किंतु मैं इस आईएएस के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप इसके कंसेप्ट को समझें कि अभी जो भारत में कृषि के कंसेप्ट को लेकर हलचल मची हुई है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। उस राज को यह सिलेबस आपको बता रहा है। क्या राज है? राज क्या है कि जब भारत में कृषि स्वतंत्रता के पश्चात अच्छी थी, स्वतंत्रता के पूर्व अच्छी थी, स्वतंत्रता के बाद गिरावट आई, उसका राज क्या है? इससे पिछड़ेपन का कारण बल्कि कृषि नहीं, अन्य क्षेत्रकों के बेहतर प्रदर्शन के कारण उत्पन्न हुई है। अन्य क्षेत्रकों का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्टर और प्राथमिक क्षेत्र कृषि हुआ, तो इसमें गिरावट क्यों आई? द्वितीय क्षेत्र का विकास हुआ, तृतीय क्षेत्र का विकास हुआ, चतुर्थ क्षेत्र का विकास हुआ, पंचम क्षेत्रों का विकास हुआ, लेकिन जिस पर 2 और 3 और 4 और 5 क्षेत्र टिके हैं वही कृषि को लोगों ने छोड़ दिया, इसीलिए कृषि में गिरावट आई। यानी अगर 2% कृषि का उत्पादन किसी विषय वस्तु के क्षेत्र में हो रहा है तो ये 2% पूरा उद्योग हो गया और कृषि में विकास नहीं हुआ, 4% उद्योग हो गए तो 2 में से 4 कभी घटेगा ही नहीं, तो इसीलिए कृषि विनाश में चली गई। खाली उद्योग हुआ यानी दोहन हुआ। यानी कहने का तात्पर्य हमारे इस वीडियो के माध्यम से यह है कि अगर देह से रोज खून निकाल करके दूसरे को डोनेट करते रहे और कुछ खाए पिए ना तो आपकी शरीर खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप हमेशा किसी को खून नहीं दे सकते। खून रोज भी दे सकते हैं, लेकिन रोज खाना भी खाइए, उतना बढ़िया, जितना से खून देते हैं। ठीक उसी तरह से कृषि का विकास तभी संभव है
जब औद्योगिक क्षेत्रों में जितना विकास होता है, जितना जो है आपके अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन होता है विकास के, उसी के समतुल्य या उससे ज्यादा कृषि पर जोर दीजिए, तभी कृषि से आप सारे चीज कच्चे माल के रूप में लीजिएगा तो और चीजों का विकास होगा। तो यही बात है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, किसान राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है कब? कृषि जब वृद्धि करती है तब। आइए अब दूसरे बिंदु पर आपको बताते हैं कि कृषि राष्ट्रीय आय की वृद्धि में योगदान के दूसरे पॉइंट पर आपको बताते हैं कि क्या महत्व है इसके लिए कि स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान आप समझ लीजिए, कृषि का योगदान 56.46% था। स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 56.46% था। जो वर्ष 2018-19 में वर्ष 2018 और 19 में घटकर 14.6% हो गया, 14.6% हो गया। सकल मूल्य वृद्धि में कृषि, वन, मत्स्य क्षेत्र का योगदान होता है। वर्ष 2015-16 में कृषि 15.3% से निरंतर घटकर 15.3% से निरंतर घटकर वर्ष 2018-19 में 14% जब हो जाती है तो यह तो यह क्या बताता है? राष्ट्रीय आय में गिरावट का संकेत देती है। यह कमी मुख्यतः सकल मूल्य वृद्धि में, सकल मूल्य वृद्धि में फसल क्षेत्र का अंश, फसल क्षेत्र का अंश वर्ष 2015-16 के 9.2% से 2017-18 में घटकर 8.7% हो जाने से है। इसका मतलब यह हुआ कि जब राष्ट्रीय आय की वृद्धि में योगदान के विषय में हम चर्चा करते हैं तो यह है कि
जो है कृषि में जो स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारा जो है 56.4% जो सकल घरेलू उत्पाद था वह घटकर 14.6 रह गया। और सकल मूल्य वृद्धि में कृषि वन मत्स्य क्षेत्र का अंशदान 2015 और 16 है, उस 15-16 में 15.3% से निरंतर घट गई। और घटने के बाद 2018-19 में जो है 14.4% हो गया। यह कमी मुख्यतः सकल मूल्य वृद्धि में फसल क्षेत्र का अंश 2015-16 में 9.2 से 17-18 में घटकर 8.7 हो जाने से हुई है। यानी कहने का मतलब कृषि क्षेत्र में गिरावट आने से राष्ट्रीय आय की वृद्धि में गिरावट आ गई। इसलिए कृषि में कृषि की महत्ता है। किस क्षेत्र में है? राष्ट्रीय आय की वृद्धि में है। अगर कृषि अगर समुन्नत ना हो तो राष्ट्र की आय कभी कोई बढ़ा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं कि एक तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं होगा, एक राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होगी। और कुछ बातें आपको और बता दूं कि जो है आज भी राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय आय में क्षेत्र का अंश राष्ट्रीय आय में क्षेत्र का अंश निरंतर कम होना अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण ट्रांजिशन है TRANSITION को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय आय में क्षेत्र का अंश निरंतर जब कम होता है, राष्ट्रीय आय में क्षेत्र का अंश जब निरंतर कम होता है तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था अल्प माने कम अर्थ की व्यवस्था में विकास होती है और विकसित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को दर्शाता है। माने विकसित अर्थव्यवस्था में रोग लग जाते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था नहीं हो पाती है, यही दर्शाता है। अब आइए आपको बता दिए औद्योगिक क्षेत्र में योगदान, राष्ट्रीय आय की वृद्धि में योगदान। अब आइए विदेशी व्यापार में योगदान। आइए तीसरा है विदेशी व्यापार में योगदान। विदेशी व्यापार में योगदान वर्ष 1990 से लेकर 1991 में कुल निर्यात में कृषि का क्षेत्र
कृषि का क्षेत्र की भागीदारी 19% थी। 19% थी। जो वर्ष 18-19 में जो वर्ष 18-19 में 2018-19 में कम होकर 11.76% रह गई। यह परिवर्तन अन्य वस्तुओं के निर्यात अन्य वस्तुओं के निर्यात निष्पादन में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन के कारण हुई है। जैसे समझ लीजिए, कह रहा विदेशी व्यापार में योगदान किसका? कृषि का। तो 1990 से लेकर 1991 में भारत से जो कृषि के क्षेत्र में जो निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 19% थी, जो वर्ष 18-19 में कम हो गई। 90-91 में रही 19%, जब 18-19 में कम होकर के 11.76% रह गई। यह जो है परिवर्तन अन्य वस्तुओं के निर्यात निष्पादन में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन के कारण हुई है। मैंने कहने का मतलब यह है कि इस वर्षों में तो बेहतर रही, लेकिन इन वर्षों में कम हो गई। तो कम क्यों हो गई? कृषि को इन लोगों ने इज्जत नहीं दिया, और जब इसलिए इज्जत नहीं दिया तो कृषि से प्रोडक्शन कम हुआ, और जब प्रोडक्शन कम हुआ तो निर्यात कम हुआ, तो विदेशी व्यापार भी गिर गया। इसीलिए विदेशी व्यापार में कृषि का भी योगदान होता है। अब आइए भारत विदेशी व्यापार के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि भारत जो है चावल, चीनी, बागवानी फसलों, चाय, कॉफी, काजू, गरम मसाले आदि का प्रमुख निर्यातक है। विगत वर्षों में, मतलब पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में भारतीय कृषि संबंधी वस्तुओं के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि में व्यापक विविधता आई है। विगत वर्षों में भारतीय कृषि संबंधी वस्तुओं के निर्यात में व्यापक विविधता आई है। साथ ही निर्यात में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है। अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब इसका अर्थ हुआ विदेशी व्यापार में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है।
भारत में चावल हो, चीनी हो, बागवानी हो, चाय हो, कॉफी हो, काजू हो, गरम मसाले हो आदि का प्रमुख निर्यातक है, निर्यात करता है। विगत वर्ष से पिछले वर्षों में, अभी के वर्षों में नहीं, अभी के वर्षों में तो निर्यात डाउन हो गया है। इसीलिए तो भारत में जो है महंगाई उछाल मार रही है, किसानों की कमर टूट गई है। और विगत वर्षों में यानी पिछले वर्षों में 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले विगत वर्ष में भारतीय कृषि संबंधी वस्तुओं का निर्यात बहुत अबाध गति से हुआ था। इसीलिए भारतीय निर्यात में व्यापक विविधता आई थी, साथ ही अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन अभी के वर्षों में निर्यात में कोई वृद्धि नहीं है। इसीलिए विदेशी व्यापार भी आपका डाउन होता है। इसलिए विदेशी व्यापार में कृषि की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए इसी पर कि विदेशी व्यापार भारत का विदेशों से व्यापार में जो गिरावट आई है, निर्यात नहीं हो रहे हैं, उस पर आप 150 शब्दों में अपना जो है कोड करिए। तो आप जब कंसेप्ट जानिएगा तभी ना लिखिएगा। इसीलिए आईएएस की परीक्षा में हमेशा इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि ये कृषि को मत भूलें, कृषि बहुत मूल चीज है। इसीलिए विदेशी व्यापार में कृषि को तरजीह देनी चाहिए। कृषि को तरजीह दीजिएगा, विदेशी व्यापार बढ़ेगा। विदेशी व्यापार बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा आएगी और भारत धनी देश कहलाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। विदेशी व्यापार में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर कृषि नहीं रहेगी तो आप विदेशों के साथ कोई बढ़िया संबंध भी स्थापित नहीं कर सकते हैं। रोजगार में योगदान, रोजगार में योगदान, रोजगार में योगदान, रोजगार में योगदान। कृषि क्षेत्र देश की कुल जनसंख्या के, कृषि क्षेत्र कुल क्षेत्र की, देश की, कृषि क्षेत्र कुल देश की क्षेत्र, देश क्षेत्र की जनसंख्या के 49% भाग को, 49% भाग को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, रोजगार प्रदान करता है। इस प्रकार यह क्षेत्र रोजगार की वृद्धि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह क्षेत्र रोजगार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये हुआ कि रोजगार में वृद्धि तभी होगी भाई हमारे। आईएएस आप तभी बन सकते हैं जब आईएएस की सीटों में वृद्धि होगी। जब आईएएस की सीटों में वृद्धि नहीं होगी तो आप कितना पढ़ोगे, आईएएस हो ही नहीं सकते। जब सीटें नहीं रहेंगी तो आईएएस में कहां से जाओगे। यानी कृषि के क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 49% भाग जो है रोजगार देता है। अगर कृषि ध्वंस हो गई तो किसी भी विभाग में कोई भी पद में वृद्धि नहीं होगी और किसी भी प्रकार की सेवाओं का विकास नहीं होगा। मानव हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा और एक मानव दूसरे मानव का शत्रु बन जाएगा। यानी समाज में अत्याचार, अन्याय, डकैती, चोरी, बेविचार, अत्याचार, ये सारे अपना जड़ जमा लेंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कृषि ऐसा क्षेत्र है, प्राथमिक सेक्टर है जो देश में
जो नवयुवकों को रोजगार देने में जो है एक पत्थर की जो है लकीर हो, पत्थर की भूमि होगी। इसलिए जो है कृषि को महत्व देना चाहिए। कोई भी राजा हो, किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र समझ करके अपने न्याय में इसको उतारना चाहिए। आइए हम इसी बिंदु पर आगे चलते हैं कि वर्ष 1950-51 में, वर्ष 1950 और 51 में भारत की कार्यशील जनसंख्या, भारत में कार्यशील जनसंख्या 1950 से 51 में कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन 69.5% भाग, 69.5% भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न था। परंतु वर्ष 2019 में इस क्षेत्र में भारत की कार्यशील जनसंख्या का 42% भाग संलग्न रह गया है। लेकिन किंतु इस समय कृषि में कुल जनसंख्या का 42.39% भाग संलग्न है। अब यही समझ लीजिए कि 1950 और 51 में पूरी जनसंख्या भारत का 69.5% यानी 70% लोग कृषि से के संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न थे। लेकिन आज के शासकों के द्वारा, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो या जिसकी भी सरकार हो, वह 1950 की तुलना में इतना गिरावट कर दिया है कि मात्र 42.39% ही कृषि में संलग्न है। तो 69 में से 42 घटा दीजिए, 9 में से 2 जा 7, 6 में से 4 जा 2, 27% लोग बेरोजगार हो गए हैं और हताशा बेरोजगारों का काफिला खड़ा हो गया है। और यह देश के सामने ज्वलंत समस्या है बेरोजगारी की। इसलिए अब हम आगे ये कहना चाहते हैं कि रोजगार में योगदान है किसका? कृषि का। इसलिए कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। कृषि के क्षेत्र में अगर वृद्धि नहीं हुई तो रोजगार में कोई माई का लाल नहीं है कि वृद्धि कर दे। और लंबी लंबी भाषण देने से रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। जब तक प्राथमिक सेक्टर में अगर वृद्धि नहीं हुई तो रोजगार में कोई माई का लाल नहीं है कि वृद्धि कर दे। ये आंकड़े बताते हैं कि 1950 से 51 में 69.5% कृषि में लोग संलग्न थे। लेकिन आज के समय में कृषि के क्षेत्र में मात्र 42% लोग हैं। 27% का डिफरेंस जो आया है, ये 27% देश को दीमक की तरह से खा लेंगे और जो है धीरे धीरे और कम होता जाएगा और देश में बहुत सारी समस्याओं का जमावड़ा हो जाएगा। अब आइए इसी पर हम आपको एक बिंदु पर और ले जाना चाहते हैं कि कृषि में शोध, कृषि में शोध वर्तमान में
भारतीय कृषि, वर्तमान में भारतीय कृषि की जीडीपी, वर्तमान में भारतीय कृषि जीडीपी की लगभग 0.37% और 2018 और 19 में लगभग 18-19 है, 2018-19 में 0.37% राशि कृषि से संबंधित शोध कार्यों में व्यय की जाती है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय किसान आयोग ने राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह राशि कृषि जीडीपी का 5% करने का सुझाव दिया है। अब आइए, ये तो रोजगार में योगदान है कृषि का, लेकिन कुछ बात है, कृषि में शोध संस्थान है जो राष्ट्रीय कृषि आयोग एक बना है। वर्तमान में भारत की कृषि की जीडीपी की लगभग 0.37% ही राशि कृषि से संबंधित शोध कार्यों में व्यय की जाती है। तो आप ही बताइए भाई, जीडीपी के 1% जीडीपी का राशि जब कृषि में शोध कार्य में नहीं लगाया जाएगी और नहीं लगाया जाएगा तो कृषि का कहीं विकास होगा? तो आप सब सीधे से समझ जाइए। इसीलिए इस संदर्भ में राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया है सरकार को कि जो जीडीपी है, जीडीपी का 5% करने का सुझाव दिया है कि जीडीपी को कैसे 5% बढ़ाइएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। अब सोच लीजिए कि जीडीपी 5% कैसे बढ़ेगी। अभी आपकी जीडीपी माइनस में चल रही है, 5% ले जाना है, अब सोचिए देश का क्या होगा। इसीलिए मैं अब यही अपना वीडियो आज बंद करता हूं और अपने जो है सरकारी कार्य में अब लग जाता हूं। और आगे हमारा विषय होगा भारतीय कृषि और फसलें। अब हमारा आगे का टॉपिक होगा कृषि के क्षेत्र में भारतीय कृषि और फसलें। भारतीय कृषि और फसलें, भारतीय कृषि और फसलें आगे के वीडियो में पढ़ाऊंगा, और चाहूंगा तो मन करेगा तो इसको आगे ले चलूंगा, और नहीं तो दूसरे विषय हिस्ट्री को या कॉन्स्टिट्यूशन को या ज्योग्राफी को टच करूंगा। धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मैं इतने अपने एनर्जी को आप लोगों के फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए व्यर्थ नहीं, मतलब सकारात्मक रूप से देता हूं। आप इसे जरूर पढ़िए और हमारे इस वीडियो को जो है सुन करके सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके यहाँ पहुंच जाए और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।